क्रिकेट का एक ऐसा हफ्ता जहां हमने ही नहीं बड़े बड़े पंडितों ने भी जो प्रेडिक्ट किया था कुछ नहीं हुआ उसमें से। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिकेट की जो प्रेडिक्शंस है ऑलवेज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बिल्कुल उसे आप भविष्यवाणी की तरह मत लीजिए। और इस वीक ने जरूर बता दिया कि प्रेडिक्शंस तो हम कर सकते हैं लेकिन क्रिकेट हमें पसंद इसीलिए है क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो चीज हम सोचते भी नहीं हो सकती है, वो हो जाती है। हम करने वाले हैं सेकंड वीक का रिव्यू क्रिकेट वर्ल्ड कप के। मेरे साथ है बाबसीश नंदा AKA द क्रिकेट बाबा। वेलकम टू द वीडियो बाबसीश। थैंक यू सो मच साहिल। ग्रेन ऑफ सॉल्ट, शुगर, सब कुछ लेके चले जो भी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर। एक सही बात साइमन ह्यूज लिखते हैं उनके बुक में, एंड गॉड क्रिएटेड क्रिकेट उनका बुक है। और उसमें वो लिखते हैं कि ये जो ब्यूटी है ना कि अनप्रडिक्टेबिलिटी का, ये हर स्पोर्ट में तो है फॉर सम रीजन और दी अदर, क्योंकि गेम है एंड पीपल आर इन्वॉल्वड एंड साइकोलॉजी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू कांट प्रेडिक्ट दैट। लेकिन क्रिकेट में ये इन टर्न्स ऑफ इवेंट्स में होता है जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और वही हमने देखा। अफगानिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एंड नेदरलैंड्स एज वेल for bringing up really two games that now makes this World Cup very different। जो कि हमने सोचा था ये कैसा टूर्नामेंट होने वाला होगा, और 4 टीमें ऑलमोस्ट प्रूव हो जा रही थी साहिल पहले 3 मैचेस के बाद। अब वो नहीं हो रहा, पीपल विल हैव टू फाइट, एक्सेप्ट आई थिंक इंडिया आर काइंड ऑफ सॉर्टेड। अच्छा, हम इंडिया बांग्लादेश मैच जो है उसके पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी बात भी हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक रुकना पड़ेगा। जो भी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं तो बाबसीश पता एक चला चीज यही इंट्रो में ऐड कर देना और एक अपसेट। फिर बाबसीश यही मैं पूछने वाला था। एक सवाल है जो अभी हमारे वीडियो को जो भी देखते होंगे उनके मन में होगा। हमने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक, मैंने प्रेडिक्ट किया था क्विंटन डिकॉक सेंचुरी करेंगे। हमने प्रेडिक्ट किया था कोई अपसेट्स भी नहीं होंगे। हमने सोचा था कि साउथ अफ्रीका चोक नहीं करेगी। हमने सोचा था पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छा करेंगे। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, तो हम ये जो सब बातें कर रहे हैं ये लोग क्यों सुने? बाबसीश क्या लगता है? क्योंकि क्योंकि लोगों को ये पता चले कि हम भी उन्हीं की तरह ही नॉर्मल लोग हैं और हम एक्चुअली में थोड़ा भविष्य देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर होता है साहिल कि जब ऐसी कोई एक सिचुएशन आती है ना, तो जब हम वो गेम देख रहे होते हैं तो वो फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है कि व्हेन यू नो समथिंग इज हैपनिंग। जब इंग्लैंड के विकेट्स गिर रहे थे, तो वो जो फीलिंग है ना, आई रियली गो बैक टू दैट कि अच्छा वो हम्बलिंग तो है ही क्योंकि आपने गलत प्रेडिक्शन कर दिया है, लेकिन जब वो हो रहा होता है आपके साथ तो ये फिर अच्छा लगता है कि नहीं नहीं, लेजिट है। और उन लोगों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तीनों स्पिनर्स ने। जैसे कि हमने कहा था कि जहाँ पे उनको थोड़ा सा टर्न मिलेगा वो एकदम सांप की तरह गेम मूव करता है, और उसके बाद फिर मुश्किलात हो जाती है। ओके, तो बाबसीश अब हम आते हैं कुछ टॉकिंग पॉइंट्स के तरफ इस हफ्ते के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसे लीस्ट कंट्रोवर्शियल मैच के साथ, जो था इंडिया पाकिस्तान, जिसका बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट नहीं था। हमें लगा था इंडिया जीतेगी, इंडिया ही जीती। इसमें एक बहुत स्पेशल सवाल है कि रोहित शर्मा अपने निजी जिंदगी में मुझे पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन क्रिकेट में बड़े रोमांटिक किस्म के इंसान है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ जो उनका रोमांस है उसे वो छोड़ ही नहीं रहे, जो पहले से शुरू था अब तक शुरू है। तो वर्ल्ड कप के साथ क्या एक रोमांस है शर्मा का, लगता है जिसके वजह से वो अभी भी ऐसे ही खेल रहे हैं जो लेवल पे हमने शुरुआत में उन्हें देखा था। शुरुआत में मुझे याद है उन्होंने एक ट्वीट की थी कि आई एम नॉट इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, आई एम वेरी सैड बट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। तो उसके बाद अब वर्ल्ड कप के एक लेजेंड बन गए हैं। तो क्या इस इवेंट में कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से रोहित खास निखर कर आते हैं इसमें? और साहिल, बेस्ट चीज ये है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम में वो अपने करियर में हैं, उन्होंने डिसाइड ये कर दिया कि अब देखिए माइलस्टोन्स के लिए नहीं जाना है, अब आप इम्पैक्ट के लिए खेल रहे हो। तो 50 ओवर क्रिकेट में आपको पता है कि जो बीच के हमने तो ओवर्स बात कर लिए थे कि वहां पे तो सेट बैटर आता है, तो उनके लिए बाउंड्री ऑप्शंस ढूंढना बहुत आसान है। लेकिन वो तभी आसान है जब आपके ऊपर से रन बने हुए हैं। तो इसीलिए एक्सट्रीमली क्रूशियल बन जाता है कि आप पहले 10 ओवर में ऐसा डोमिनेट करें कि फिर एक बार फील्ड खुल भी जाए ना, 4 फील्डर बाहर भी हो ना, तो दूसरी टीम दे आर हर्ट ऑलरेडी।
तो वो रोल अब करने की कोशिश कर रहे हैं रोहित शर्मा, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट जब आप आई थिंक ये एक नॉर्म होने वाला है साहिल। वंस बैटर्स हिट द एज ऑफ 30 they realize their best years are kind of behind them, and what they have, they need to have the time of their lives to enjoy the batting and go as long as possible. And I think that's how Rohit Sharma is batting right now, and it's just working, for इंडिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो एक बार वो इम्पैक्ट दे देता है ना, तो फिर बीच वाले लोगों के ऊपर प्रेशर हट जाता है फिर। ओके बाबाशी, जो सेकंड टॉकिंग पॉइंट है इसमें दो मैचेस है। पहले तो जो अफगानिस्तान की विन थी, और दूसरी जो नेदरलैंड्स की विन थी, जो शायद अफगानिस्तान से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल एक विन थी। तो अभी दोनों के पास एक एक विन है, और हम अब तक कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इवन विथ ओनली वन विन इज इन विथ अ चांस प्लेऑफ्स में जाने के लिए। तो क्या हम इन दोनों टीम्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बोलकर के अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जितने शायद डोमिनेंट रिकॉर्ड नहीं है वर्ल्ड कप में इनका, तो ये वन ऑफ विन्स है, क्या हम इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ओनली बिकॉज ये स्मॉल टीम्स है? या फिर मैं वो अंदाज अपना अपना में जैसे कहता है हजारों अंडे होंगे, हजारों मुर्गियां होंगी, ऐसे पहले से बहुत खुश होते जा रहा हूं, और एक्चुअली ये सिर्फ एक वन ऑफ विन है? नहीं, वन ऑफ विन तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहुंचने के लिए बहुत टाइम है अभी। मतलब दे विल हैव टू बी ऑन अ रोल फ्रॉम हियर ऑन इन, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार बाकी टीम्स भी ट्राई करेंगी मैक्सिमाइज करने के लिए कंडीशंस को। और देखिए अब क्या है कि गेम घूमने लगा है, तो सिर्फ उनके पास जाम्पा है। अब जाम्पा आपको हर बार मैच जिता के देंगे, ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि जाम्पा विल फिनिश विद 27-30 और विकेट्स, मे बी ही विल, और फिर लोग आके बोलेंगे कि तुमने बोला था। बट देन ही इज नॉट, आई हैव नेवर सीन हिम परफॉर्म लाइक दैट, आई एम वरीड कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी शायद वो अंडर परफॉर्म करे बाकी टीम्स के जो उनके रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से। और अब गेम टर्न कर रही है। मुझे नहीं लगता आप रूल आउट कर सकते हो कि अफगानिस्तान और मैचेस जीते, क्योंकि अब वो शायद चेन्नई में उनका और एक मैच है शायद, और इन सब कंडीशंस में फिर वही सेम फंडा है। 30 ओवर क्वालिटी स्पिन के आप खेल लोगे तो कोई भी बैटिंग अटैक हो उनके लिए प्रॉब्लम जरूर होगी। One good thing that is happening for Netherlands and for Afghanistan, of course, is that batters, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जैसे कि स्कॉट एडवर्ड्स ने उधर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, एक बार आपके साथ लोअर ऑर्डर की बैटिंग खेल रही है तो मे बी यू गेट अ लिटिल जिटरी, आप बहुत फंकी शॉट्स खेलने के चक्कर में आप आउट हो जाते हो। लेकिन वहां पे उन्होंने वैंडर मर्वे को बोला कि आप खेलें, आप दिलेर शॉट्स खेलें, मैं एंड तक जाऊंगा, और उन्होंने एंड तक जाके भी एक्सेलरेट ही किया। ये नहीं कि एक 220 का टोटल करके बस बॉलिंग करके खुश हो जाए, नहीं, वो टोटल उन्होंने दिया जहां से पुश करके जीत सकते हो। एंड आई थिंक जितना मैं डिसअपॉइंटेड था इंग्लैंड के बैटिंग को लेके, आई वाज इवन मोर डिसअपॉइंटेड विद द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, क्योंकि जो इंग्लैंड वाला पिच था ना साहिल, वो जेन्युइनली थोड़ा सा टर्न कर रहा था, गेंद लो रह रहा था, मुश्किलात थी। ये धर्मशाला वाला जो विकेट था ना साहिल, उस पे जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो थोड़ा सा एक आध तो एक्स्ट्रा बाउंस कर ही रहा था, जो कि साउथ अफ्रीका ने खुद रियलाइज किया होगा व्हेन दे बोल्ड। एंड यस, द ऑड बॉल, बिकॉज दे वर बॉलिंग क्रॉस सीम, वो स्किड करके नीचे रह रहा था। देयर वाज नो लैटरल मूवमेंट एज सच, स्पिन उतना खतरनाक नहीं हो रहा था। तो मेरे ख्याल से दैट वाज बैड बैटिंग, और आप छोटी टीम्स को आप एक स्निप दे देते हो ना, तो then they don't leave you, they'll get all over you, hunting like a pack of hyenas or something. हम लोग जैसे 83, 96 इस समय बात करते थे कि छोटी टीम्स आकर वर्ल्ड कप जीत जाए, जैसे श्रीलंका ने जीता था, पाकिस्तान ने जीता था, इंडिया ने जीता था। पर पिछले कुछ सालों में आई डोंट थिंक हम ये बात कर रहे हैं कि कोई छोटी टीम ऐसी आ जाए जो अनप्रेडिक्टेबल हो और आके वर्ल्ड कप जीत जाए। इस बार आई डोंट नो कि छोटी टीम आके जीतेगी या नहीं, मगर थोड़ा सा एक जो होप है वो जरूर दिख रहा है, विच आई थिंक इज वेरी गुड फॉर द गेम। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हम ऐसे जो बड़े बड़े टीम्स हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनके साथ ही स्टिक कर रहे थे हमेशा। नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन, जहां तक आपने छोटी टीम्स की बात की ना, उसके बाद सिर्फ एक ही छोटी टीम बनी है और वो है बांग्लादेश। और उन्होंने अभी तक वो क्वालिटी शो नहीं की है। लेकिन ये जो क्रॉप ऑफ छोटी टीम्स हैं, नेदरलैंड्स हो गए, अफगानिस्तान हो गए,
अब नेपाल उभर कर आ रही है, तो एक समय ऐसा तो आएगा जो ये लोग कम टाइम लेंगे डेवलप करने के लिए जितना बांग्लादेश ने लिया है। ये ये मेरा मानना है, और इसमें कोई मैं उनके प्लेयर्स की गलती नहीं बोल रहा हूँ, इट्स द एंटायर थिंग साहिल। जैसे कि आजकल क्रिकेट आप रन करते हो तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेयर्स यार, मैनेजमेंट, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी डोमेस्टिक में कितना पैसा जा रहा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर अ लॉट, एंड मे बी बांग्लादेश हैव गॉट फिगर्ड आउट दोज थिंग्स फाइनली, एंड दैट्स व्हाई यू सीइंग अ लॉट ऑफ यंग प्लेयर्स आल्सो कमिंग अप। अभी उनका वो शरीफुल जो उसको बैक किया है, लेफ्ट आर्म सीमर है, हृदय जो उनका एक बीच में मिडल ऑर्डर वाला प्लेयर है, तो प्लेयर्स आर कमिंग, बट इट्स जस्ट मेरा ये मानना है कि वो साइकिल बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन आप उतना बड़ा साइकिल नहीं देखेंगे नेदरलैंड्स के लिए, अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि इनके प्लेयर्स बाहर जाते हैं, उनके पास वो एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा वर्ल्ड क्रिकेट दूसरी तरफ खेलते हैं, जैसे नेदरलैंड्स के बहुत सारे प्लेयर्स काउंटी खेलते हैं, they're very smart to recruit people there as well. अफगानिस्तान का हमने देखा है, they are T20 missionaries almost. राशिद हो गए, मुजीब हो गए, नबी हो गए, तो वो सेम चीज मे बी बांग्लादेशी क्रिकेट में थोड़ा सा लेट से आया, और उनका एक ही प्लेयर चारों तरफ खेलता है, शाकिब, ना तमीम खेलता है ना मुस्तफिजुर खेलता है, तो वो मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गया, लेकिन वो साइकिल आपको बहुत जल्दी होते हुए दिखेगा ये बाकी कंट्रीज में। ओके, तो बाबरशीष अब हम बढ़ते हैं वो सेगमेंट की तरफ जो पिछले हफ्ते भी हमने किया था, वो है वीक 2 के टॉप 11 प्लेयर्स, जो हम टीम बनाते हैं 11 प्लेयर्स की। इस बार थोड़ा सा मुश्किल भी है और शायद थोड़ा सा इजी भी है इन अ वे, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ डिफीट है वो काफी एकदम रीजनेबल नहीं है। एक्चुअली अगर हम देखें, जो अफगानिस्तान की भी जो विन है और नेदरलैंड की भी जो विन है, ऐसे नहीं है कि बहुत 2, 3, 5, 10 रन से जीते हैं, तो इसीलिए काफी सारे प्लेयर्स, स्टार प्लेयर्स आए हैं। चलिए टॉप से शुरू करते हैं इस बार, टॉप ऑर्डर से। ओपनर्स में आई वुड से रोहित शर्मा डेफिनेटली इस बार ओपनर के तौर पे। डेफिनेटली, नो डाउट एट ऑल, रोहित शायद पहले नाम होंगे आप वो टीम लिस्ट में रखना चाहते हो। जो लास्ट टाइम हमारे पास प्रॉब्लम हो गया था साहिल, वो था कि हमारे पास कीपर ही कीपर थे और सबको खिलाना था, तो इस बार वहां से आप थोड़ा बच के निकल सकते हो, मतलब आपको इतने कीपर्स नहीं चाहिए, तो रोहित शर्मा तो डन हो गया पहले नंबर के लिए, वो तो स्ट्राइक लेने वाले हैं। ओके, नंबर 2 पे ऑप्शंस है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, मिच मार्श है, कुसाल परेरा को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, मगर आई थिंक गुरबाज की जो इनिंग्स है उसकी वजह से मैं थोड़ा ग्रेविटेट हो रहा हूँ गुरबाज की तरफ, मगर तीनों में से एनी ऑप्शन विल बी रीजनेबल। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से मार्श वाला ऑप्शन मैं नहीं लेने वाला हूँ, आई वांट हिम टू स्कोर मोर रन्स, ठीक है, और तो एलिमिनेशन पे चलते हैं अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो, लेकिन अगर कंपेयर करें गुरबाज वाला नॉक, तो शायद वो बहुत सुपीरियर था। कुशल को शायद वंस अगेन जो उनकी एबिलिटी है यार, वो चलने लगे तो फिर सिंगल हैंडेडली मैच जिताए, बट उनको वो कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन गुरबाज ये करते आ रहे हैं, हमने ये उनको देखा है कि हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी है उसमें, तो शायद उनको पिक करना ही फेयर रहेगा, तो रोहित शर्मा और गुरबाज हमारे ओपनिंग पेयर रहे। ओके, नंबर 3 पे मुझे इस वीक में लग रहा है कि बाबर आजम इज अ गुड फिट, नॉट ओनली क्योंकि काफी सारे नंबर 3 ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो जिस किस्म के मैच में खेल रहे थे, जहां पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और उनके इर्द गिर्द विकेट्स आफ्टर अ पॉइंट गिर रहे थे, अच्छा पार्टनरशिप बनाया था रिजवान के साथ हालांकि, लेकिन उनके जाने के बाद बिल्कुल कोलैप्स हो गया। तो नंबर 3 पे कोई और आप समझते हैं या फिर बाबर आजम? यार प्रॉब्लम यह है कि मुझे लगता है कोलैप्स हुआ उस पार्टनरशिप के लिए था साहिल, क्योंकि उन दोनों ने जिस तरीके से इंडियन स्पिनर्स को खेला ना, वो एक मैसेज सेंड करता है ड्रेसिंग रूम में कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो कुछ भी करके 5-6 रन की एवरेज रन रेट लेके चल रहे हैं, तुम देख लेना। मतलब ये नहीं था कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में जिस तरीके की हम बात करते हैं कि यार 4 फील्डर बाहर है, कोई भी स्पिनर हो, वो एक बाउंड्री ऑप्शन आपको देगा ही देगा, उसके ऊपर अगर आप फिर और थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाते हो तो 7-8 रन तो बनते ही बनते हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इफ यू टेक लिमिटेड रिस्क, और वहां पे थोड़ा सा आपको ज्यादा रिस्क लेना था क्योंकि कंसोलिडेट हो गया था ऑलरेडी।
आपको अब स्कोर पुट अप करना है। जो बात मैं स्कॉट एडवर्ड्स वाली कर रहा था कि मुश्किल सिचुएशन में भी आपको ये सोच के चलना है कि दूसरी टीम को बैटिंग करना बाकी है। तो ये नहीं हो सकता कि मैं अपने 50 करूं, तू अपने 50 कर, फिर देखते हैं। मतलब वो वाला थोड़ा मुझे लगा, वो पार्टनरशिप मुझे 90s में लेकर चली गई, ना कि ये दिस डे एंड एज वाली इनिंग्स थी। लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने रन किए हैं, तो यहाँ पे इस टीम में आप उनको डेफिनेटली रख सकते हो। बट मेरे हिसाब से वो पार्टनरशिप ही एक रीजन था जहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ गया था उस बैटिंग लाइनअप के ऊपर। तो देखो कि जो भी फिर अंदर आया है, उसने फिर टाइम लेने की कोशिश नहीं की। उसने भी इफ्तिकार को दिख रहा है कि उससे पिक नहीं होता, उसने दाप स्वीप मारने गया है, वो आउट हो गया है। तो इट्स दैट प्रेशर दैट यू बिल्ड ऑन द पीपल हु आर येट टू कम आउट टू बैट। बट एज यू सेड, रन्स आर रन्स एंड यू कांट डिनाई दैट। ओके, तो मिडिल ऑर्डर में मैं कुछ और भी ऑप्शंस दे देता हूँ, जैसे श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन है, ग्लेन फिलिप्स हमारे पास ऑप्शन है। विकेट कीपर्स में इस बार भी हम किसी को बैट्समैन के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि टॉम लेथम है, इकरम है जो अफगानिस्तान के, उन्होंने एक बहुत इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। स्कॉट एडवर्ड्स खुद है जो एज अ लीडर भी काफी अच्छा कर रहे थे, एज अ विकेट कीपर भी, एज अ बैट्समैन भी। जॉन इंग्लिस है जो एक ऑप्शन हो सकता है, उन्होंने भी एक टफ सिचुएशन में अच्छी इनिंग्स खेली है। तो इनमें से किसी एब्सोल्युटली। को हम मिडिल ऑर्डर में प्रमोट कर सकते हैं, श्रेयस, ग्लेन फिलिप्स और फिर कोई विकेट कीपर, कैसे देखते हैं? बिल्कुल एक स्ट्रेस आप उनको रख सकते हो, क्योंकि ही लुक गुड। एंड मैं अभी वो देखना चाहता हूँ कि अगर फिर से वो एक सिचुएशन आता है जहां पे भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए हैं, वहां पे श्रेयस कैसे बैटिंग करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है साहिल कि एक ही एग्जाम वो टफ आता है आपके पूरे सेमेस्टर में। तो शायद श्रेयस अय्यर के लिए वो एग्जाम चला गया है, और जो बाकी पेपर्स हैं वहां पे वो अव्वल नंबर रख के पास हो गए, तो फिर पॉइंट नहीं बनता उस सिचुएशन को सोचने के लिए। तो उनको आप रख सकते हो। और जो आपने कीपर्स की बात की, उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि देखो, लास्ट जो फर्स्ट वीक वाला टीम था, वहां पे कीपर्स जो टॉप ऑर्डर बैटर थे वो लोग अच्छा कर रहे थे। अभी कीपर जो मिडिल ऑर्डर बैटर है उन्होंने अच्छा किया है, तो हम उसी ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। और शायद आप स्कॉट एडवर्ड्स और ग्लेन फिलिप्स और इकरम दोनों को आप तीनों को आप पिक कर सकते हो, क्योंकि उनके नंबर अलग अलग हैं। फिलिप्स को आप थोड़ा ऊपर भेज सकते हो, जैसा कि अब न्यूजीलैंड ने किया कल, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट मूव। और लेथम भी आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड फॉर द मिडिल ऑर्डर एज इज। ओके, ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो हमारे पास है वैंडमर। इस वीक ग्लेन मैक्सवेल शायद कंटेंशन में होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर्स को एज सच ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाने का इतना मौका नहीं मिला है, या तो सिर्फ विद द बॉल या तो सिर्फ विद द बैट ज्यादा शाइन किया है उन्होंने। मैक्सवेल ने डिसेंट किया विद द बॉल भी, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स डाले उन्होंने, आकर इनिंग्स को फिनिश भी किया। मिच सैंटनर डेफिनेटली इस वीक भी उनके स्पिन की वजह से आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्या लगता है ऑलराउंडर्स में किनके साथ जा सकते हैं हम? यार स्पिनर्स के बारे में तो सोचना पड़ेगा साहिल, इट्स दैट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। तो आई थिंक वी विल हैव टू पिक बोथ मैक्सवेल एंड सैंटनर, एंड हैव अ वेरी गुड फिंगर स्पिनर विद अस। और कुलदीप ने जैसी गेंदबाजी की अगेन पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते हो। तो शायद वो फिर आपका एक ऑप्शन बन जाते हैं कि आपके पास एक रिस्ट स्पिनर भी हो गया, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो गया, और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी आप रख सकते हो उनके चक्कर में। अभी राशिद को आप कंसिडर करना पड़ेगा आपको ऑब्वियसली। तो शायद इफ यू वांट टू पिक इन दी ऑलराउंडर्स, इट्स बेटर टू गेट डन विथ योर फिंगर स्पिनर्स, और फिर आप यू टेक अ कॉल इफ यू वांट राशिद और कुलदीप एज योर वन रिस्ट स्पिनर। ओके, क्या एडम जैम्पा को इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं अब तक, या फिर क्योंकि वीक 2 की ही बात कर रहे हैं हम, थ्रू आउट द टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, तो वीक 2 में एडम जैम्पा ने सबसे एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस आई थिंक जो 4 विकेट लिए हैं, तो क्या उनको हम ले सकते हैं इस वीक के टीम में? डेफिनेटली अगर हम बैटर्स को एक आध इनिंग्स के चक्कर में आप उनको पिक कर रहे हैं, तो बॉलर्स को भी वो लिबर्टी देनी चाहिए हमें। एंड या यू कैन डेफिनेटली पिक। तो आपके पास एक्चुअली लग्जरी रहेगा कि आप 2 आउट ऑफ 3 स्पिनर्स यू कैन पिक फॉर दिस वीक। तो इट्स ईदर राशिद खान एंड एडम जैम्पा, और
Yeah, I think it's that, to be fair. Although, you know what, like Kuldeep also showed that, you know, उनका क्लास अलग है. जैसे कि हमने बोला कि वो कंडीशंस वैसी हो गई थी कि एकदम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रही थी पाकिस्तान, और उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेके फिर बाद में विकेट्स लेना, यू नो, दैट इज अ डिफरेंट स्किल देन कि राशिद जब बॉलिंग करने आया है तो मोमेंटम बन गया है, विकेट गिर रही है. इवन जैम्पा जब, यू नो, सेकंड स्पेल में आए तब विकेटें गिर गई थी, तब दूसरी टीम प्रेशर पे थी. तो आपको ये सब भी, यू नो, आप देख सकते हो. लेकिन I'll leave that decision to you. Any two out of those three, I think that still maintains the balance. ओके और पेसर्स की अगर आखिर में बात करें, दो स्टैंड आउट थे मेरे लिए जिन्होंने बहुत एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस किया गिवन द सिचुएशन और जैसे मैच था. एक थे तो डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह जो पेसर ऑफ द टूर्नामेंट है अकॉर्डिंग टू मी सो फार, और दूसरे थे मधुशंका जिन्होंने, जो आप देखेंगे जब वो बॉलिंग पे आए तो वो अकेले प्रेशर डाल पा रहे थे, बाकी के जो फास्ट बॉलर्स थे इतना जैसे लहिरू कुमारा थे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे मैच में बीइंग अ पेसर, लेकिन मधुशंका डाल पा रहे थे और उन्होंने सिचुएशंस भी क्रिएट किए जहां शायद श्रीलंका जीत पाती वहां से. तो इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे, और कोई और पेसर भी शायद इनके साथ जो ऐड कर सके? जी, और पेसर देखिए, नेदरलैंड्स के पेसर्स ने अच्छी गेंदबाजी की. रबाडा ने शुरुआत के जो ओवर्स थे वहां पे उन्होंने बहुत प्रभावित किया एज यूजुअल. लेकिन वहां पे अगेन आप कॉन्टेक्स्ट देखते हो और आप किस हिसाब से, तो जो न्यूज आई मीन नेदरलैंड्स के भी सीमर्स थे, उन्होंने उस मैच में, यू नो, दे बोल्ड एक्यूरेटली और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की. आप सही हो कि बुमराह ने जो स्किल दिखाया, ऑब्वियसली दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वी कांट कंपेयर पीपल टू जसप्रीत बुमराह, दैट इज वेरी अनफेयर ऑन मी इमोर्टल्स. तो उस हिसाब से आप उनको तो रख ही ले, वो एक फिक्स स्पॉट हो जाता है आपके लिए. दूसरे सीमर के लिए लड़ाई अच्छी है. आपने बताया मधुशंका की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास एक, यू नो, राइट आर्म बुमराह जैसा, यू नो, बॉलर आ जाता है जो आपको ऑल फेस बॉलर है, तो आपको शायद शुरुआत जो नए बॉल से विकेट दे पाए, आपको वैसा कोई एक बॉलर, यू नो, रखना चाहिए उस टीम में बैलेंस के हेतु. अगर हम बात करें तो देन रबाडा बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन. बट देन जैसा कि मैंने कहा, वैन मीकरन को देख ले, लोगन वैन वीक को देख ले, उन दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. वेरी एक्यूरेट. कल मैं देख रहा था कि देखिए मैट हेनरी ने, यू नो, इस पूरे टूर्नामेंट पे, यू नो, ही इज बीन ब्रिलियंट, जो कि नया बॉल एकदम टप्पे पे डाल देते हैं. तो आपके पास बहुत ऑप्शन है एक्चुअली, एंड इट्स सो गुड टू सी कि, यू नो, वो एक जो दो नए बॉल का जो एडवांटेज है वो एक्चुअली में लोग यूज कर रहे हैं. यू नो, या तो स्विंग से हो गया या तो सीम से हो गया. सो दैट इज गुड व्यूइंग फॉर, यू नो, ऑडियंस एंड ऑल ऑफ. ओके, तो एक बार आइए इस टीम को रिव्यू कर लेते हैं. आई थिंक 11 प्लेयर तो हो गए हमारे पास. रोहित शर्मा थे एट द बिगिनिंग. एक मिस हो गया है साहिल. एक जब स्पिनर्स की बात कर रही थी तो मैंने नोट किया हुआ था, ये आर्यन दत्ता को कहीं पे फिट किया जा सकता है क्या? क्योंकि ये पैकेज बहुत अच्छा लगा मुझे कि, यू नो, टॉल ऑफ स्पिनर है, वो भी नया गेम कर सकते हैं, और फिर नीचे से आके इनकी हिटिंग भी बहुत क्लीन दिखी. ऑल्दो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा वीक पड़ गई थी, तब उनको कटर वटर डाल रहे थे और उन्होंने दिए, मतलब लंबे लंबे छक्के दिए यार टीम. तो आर्यन दत्ता मेरे हिसाब से एक वाइल्ड कार्ड, आप अगर कहीं उनको, यू नो, फिट बैठा सके तो सही. ओके, एक बार रिव्यू कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस हम कर सकते हैं. पहले तो रोहित शर्मा था, रहमानुल्लाह गुरबाज डेफिनेटली इस मैच के इस टीम में टॉप ऑर्डर में. श्रेयस अय्यर हमने कहा था और हमने लिया था उनके साथ इकरम को अफगानिस्तान के. बाबर आजम, स्कॉट एडवर्ड्स को भी हम ले सकते हैं. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ बाबर आजम में भी हम स्कॉट एडवर्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं. फिर एक और बैट्समैन टॉम लेथम, बाबर आजम, ग्लेन फिलिप्स, इनमें से किसको देखते हैं? ग्लेन फिलिप्स. ओके, तो 6 प्लेयर्स हमारे हो. जी बिल्कुल, आप फिर टॉम लेथम को भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको 2 ऑलराउंडर्स चाहिए तो फिर वो स्लॉट आप खाली रख सकते हो और फिर हम सिर्फ फिलिप्स के साथ जा सकते हैं. बिल्कुल. हाँ, और लेथम के जगह पे हम ले सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल को, जो भी एक फिनिशर है और स्पिनर भी है साथ में, ऐसे वाले विकेट्स पे. और सैंटनर को भी आप पकड़ सकते हो उसमें से. ओके, तो आई थिंक 8 प्लेयर्स हमारे हो गए हैं यहाँ पे. तो या तो हम 2 पेसर और 1 रिस्ट स्पिनर ले, या फिर 3 पेसर ले.
नहीं, I think we can do away with say one all-rounder out of Santner and Maxwell, ओके and perhaps pick Santner in this case. Proper spinner and then batting already है आपके पास, तो then you have the luxury to pick 2 pacers and 2 spinners, तो वो fair हो जाएगा. ओके तो हमारे पास है अब मिच सैंटनर, उनके साथ एडम जैम्पा, बिल्कुल. एडम जैम्पा और साथ में जसप्रीत बुमराह जैसे हमने कहा, और उनके साथ किस पेसर को हम ऐड कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ इस टीम में? यार कगिसो रबाडा को रख लो, थोड़ा सा नया बॉल हेल्प हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पिक्स जिसमें हमने डिस्कस भी किया, और आपके पास और एक रिस्क स्पिनर आप पिक कर सकते हो, दैट कुड बी राशिद खान, एंड आई थिंक दैट्स द टीम. अब वो जो एक स्लॉट है जहां पे आप एक एक्स्ट्रा बैटर आप खिलाना चाहते थे, जहां पे हमने ग्लेन फिलिप्स को लिया है, वो जगह पे आर्यन दत्ता यस मे भी आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी. आई एम अ मैसिव फैन ऑफ ग्लेन फिलिप्स, तो आर्यन दत्ता को थोड़ा इस बार हम बाहर रख रहे हैं, लेकिन उनकी जैसी परफॉर्मेंस लग रही है, और क्योंकि विकेट्स टर्न करेंगे तो शायद हो सकता है फिर वो भी आ जाए. और इट्स रियली गुड टू सी साहिल, क्योंकि ऑफ स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिन इज एन आर्ट दैट इज ऑलमोस्ट डन फॉर, और लोग उसको इतना देखते भी नहीं है. तो वहां पे उन्होंने जो द वे ही बोल्ड, कि एकदम हल्के से टॉस अप करा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी मारो, मिड ऑफ ऊपर रखा हुआ है. इट वाज अ रियली गुड स्पेल, और वहां पे मुझे लगा यार सिम्बा बुमराह थोड़े ज्यादा ही डिफेंसिव हो गए. मतलब उन्होंने मारा एक शॉट सीधा निकल के, लेकिन वहां पे ऐसा था कि ऑफ स्पिनर लगा हुआ है और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ है, तो मी एज अ राइट हैंडर आई विल हैव टू टेक द ओनर्स, आई विल हैव टू टेक द मैचअप ऑन, सो दैट उसको हटा दिया जाए और क्विंटन फिल्ड फ्री हो जाएगा और वो अपने रन बना पाए. बट अनफॉर्चुनेटली वो दिखा नहीं बबूमा से. ओके, क्लोजिंग थॉट्स के पहले एक और सवाल पे आते हैं जो शायद आगे जाके थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, और डेफिनेटली हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट होते भी जा रहा है. क्या आगे जाकर पिचेस जैसे चाय में पार्ले जी डूबे वैसे क्रम्बल होंगे और या फिर नहीं होंगे? चाय में नहीं, आप पार्ले जी जब खुद तोड़ते हो ना हाथ से तो उस तरीके का क्रम्बल होगा, चाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लेकिन होगा ये साहिल, कि जो हम क्रम्बल की नेचर की हम बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा शायद टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि देयर विल बी सम प्लेसेस राइट नाउ वेयर अर्ली मिस्ट विल ट्राई एंड सेटल डाउन, तो वहां पे शायद कम टूटेगा, इफ दैट मेक्स सेंस. और जहां पे टेम्परेचर्स फिर भी बढ़ रही हैं एंड इट्स स्टिल वेरी हॉट, तो वहां पे देन आई बिलीव. और ये आपको जो भारत के डोमेस्टिक मैचेस अभी T20 चल रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली में भी देखने को मिल रहे हैं. देयर आर सर्टेन पिचेस दैट आई सॉ ऑन डे 1, जो कि डे 1 सर्फेसेस नहीं थे. मुश्ताक अली का पहला दिन है टूर्नामेंट का यार, और वहां पे गेंद घूम रहा है, तो that's why. और it's always legit to have such options with you, जैसे मैक्सवेल वाले प्लेयर्स हो गए, ग्लेन फिलिप्स वाले हो गए, जो कि आपके पास अगर ऑन द डे यू सी कि नहीं घूम रहा है बॉल, तो आपके पास फिर 3-4 ओवर है निकालने के लिए, तो उन टीम्स के पास ज्यादा एडवांटेज रहेगा, और विकेट स्पिन कर रही है, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है. तो बाबूशीज अब आते हैं एक ऐसी बात की तरफ, एक ऐसे टॉकिंग पॉइंट की तरफ शायद जो काफी लोगों को जानना होगा, जो है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश. क्लोजिंग थॉट्स में हमारा जो पहला पॉइंट होगा, तो ये मैच लोगों को लगता है कि इजीली इंडिया जीत जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड आपको भी पता होगा इंडिया के पक्ष में नहीं है. पिछले कुछ मैचेस में बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है और बांग्लादेश काफी डोमिनेंट रही है. और ये भी मैं देख रहा था कि शकीब का जो रिकॉर्ड है विराट कोहली के अगेंस्ट, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो काफी अच्छा रहा है. तो अगर विराट कोहली को आप आउट ऑफ द इक्वेशन ले जाते हैं, सपोज रोहित शर्मा का विकेट जल्दी चला जाए, तो बांग्लादेश के लिए भी एक अपसेट का चांस हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है अब तक हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये टीम डेफिनेटली जीतेगी और ये टीम डेफिनेटली हारेगी. नहीं, और उसके रीजंस भी साहिल ये हुए हैं कि बहुत बार इन द रीसेंट पास्ट जब हम बांग्लादेश को खेलते हैं, बायलैटरल्स हो गया या दूसरे कोई एक सीरीज में हो गया, तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं भेजते हैं, जो कि इट्स ओनली फेयर, इट गिव्स
the young, brigade a chance to understand कि international atmosphere pressure होता क्या है. और बांग्लादेश, as I mentioned, over a period of time उनके पास एक अच्छी टीम बन गई है. अब कुछ अच्छे बैटर्स भी आ गए हैं. जॉय जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, और उनका टॉप ऑर्डर अब रिस्पॉन्ड कर रहा है. कमी है नहीं, लेकिन टॉप ऑर्डर अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है धीरे धीरे. तो वो एक अच्छी बात है. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आउट एंड आउट डेफिनेटली इंडिया एकदम डोमिनेट करके जीतेगी. ऑब्वियसली देयर विल बी सम फाइट फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन अब बात ये हो जाती है कि इंडिया प्ले द टॉप गेम, देन वेरी फ्यू टीम्स कैन मैच दैट स्किल सेट. और अगर बांग्लादेश ऐसा होता है कि हमेशा कि अगर उनके पास एडवांटेज एट द स्टार्ट ऑफ द मैच है, और फिर वो एक पूरा इनिंग्स डोमिनेट कर जाए और दूसरे इनिंग्स में उनको कम चीजें करनी पड़े, जैसे मतलब बहुत ज्यादा रन है डिफेंड करने के लिए, या फिर कम रन है चेज करने के लिए, उस सब सिचुएशन में फिर बांग्लादेश आके अपसेट कर पाएगी. बट देन या आई मीन आई विल बैक इंडिया ऑफ कोर्स. और ये फिर पता तब तो चलेगा जब मैच खत्म हो जाए. या ऐसे ना हो जाए फिर हम कुछ कह दे और फिर सेकेंड वीक में भी सब उल्टा हो जाए. लेकिन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. आखिर में दो कोई ऐसे प्रेडिक्शंस, बहुत डेंजरस, ये वाली चीज बहुत डेंजरस है, लेकिन फिर भी हम डेंजरसली ट्रेड करेंगे और देखेंगे क्या होता है. दो कुछ प्रेडिक्शंस कोई ऐसे अपसेट लगते हैं होंगे. आई थिंक डेफिनेटली पाकिस्तान हैज अ बेटर चांस ऑफ बीटिंग ऑस्ट्रेलिया. तो आई थिंक उस गेम में मेरे लिए पाकिस्तान का एक विन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, और इंग्लैंड का मैं फर्स्ट विन प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड विनलेस चले जाए ऐसे मुझे नहीं लग रहा. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने फिर से अपना जो मोमेंटम लूज किया था, कहीं तो उन्होंने साथ में आए और सब प्लेयर्स के साथ बैठकर शायद डिस्कशन किया होगा, वापस आए थे. तो आई थिंक इस मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है हालांकि, और साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम है, कोई वीक टीम नहीं है, मगर आई थिंक इंग्लैंड की एक विन, पाकिस्तान की एक विन. व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी बिल्कुल. आई थिंक इंग्लैंड के पास एक विन तो है ही. उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया था धर्मशाला. यस. तो वो एक विन उनके पास है. उसके बाद उनके पास वो हार गए हैं अफगानिस्तान से. तो कोशिश करेंगे कि वहां पे, आप सही बोल रहे हो कि गिव देयर बेस्ट एफर्ट एंड गेट बैक टू विनिंग वेज. जो मैच आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला कहा ना, उसका मैं प्रीव्यू कल ही देख रहा था थोड़ा, और मुझे लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है कि ऑस्ट्रेलिया को कोई तगड़ा ऑपोजिशन मिलेगा पाकिस्तान के खेमे से, और वो मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. मेरी एक प्रेडिक्शन आज के मैच से है, और लगता तो यही है कि इन सब मैचेस में विराट कोहली जल्दी आउट हो जा रहे हैं, और ये फिर उनसे थोड़े रन नहीं बन रहे. आज अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो शायद टॉप 3 से आपको फिर से एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. और हो सकता है कि फिर इंडिया पुश करे एक बहुत बड़े टोटल के लिए, जो कि एक चीज उनको करना अभी बाकी है. दे हैव बीन बॉलिंग वेरी वेल, बट अब वो एक इनिंग्स उनको, उनके बैटर्स को चाहिए जहां पे वो जाके एकदम डोमिनेट कर रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड. तो वो एक परफेक्ट बैटिंग एक्सरसाइज की जो हम बात करते हैं, वो भारत चाहेगा उनको बांग्लादेश के खिलाफ मिले, ताकि व्हेन दे स्टार्ट फेसिंग टफर ऑपोजिशंस, न्यूजीलैंड आ जाती है, इंग्लैंड आ जाती है, आप कोशिश करोगे तब आपके बैटर्स तैयार हैं, दे विल गेट द बॉलर्स बिफोर दे गेट. ओके, तो कोई ऐसी चीज दिख रही है इस बार, शायद हम कोई थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शन, क्योंकि कंट्रोवर्शियल चीजें, कंट्रोवर्शियल हालांकि मैं कह रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल नहीं कह सकता, अपसेट कह सकता हूँ, जो अपसेट वाली चीजें हैं वो ज्यादा हो रही है. तो ऐसे कोई अपसेट वाली एक चीज हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जहां लग रहा है कि चलो थोड़ा सा चांस है कि ये शायद हो जाए, और हो गया तो मजा आ जाएगा. बिल्कुल आप अफगानिस्तान के गेम्स रूल आउट मत कीजिए पूरे वर्ल्ड कप के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो स्पार्क दिखा दिया है. और अब कल रात को भी जब दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो तब हुआ जब ऑलरेडी न्यूजीलैंड बैकफुट पर थी. ऑलरेडी 2 विकेटें गिर गई थी और फिर उनकी पार्टनरशिप लगी. फिर ये तो हुआ कि अफगानिस्तान बैटिंग में मैच नहीं हो पाई न्यूजीलैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट. लेकिन अफगानिस्तान के मैचेस को रूल आउट अब तो बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि हमने एक बार कर दिया और वो लोग जीत गए थे, ऐसा हुआ है.
तो अब तो बिल्कुल ही रूल आउट ना करें। ऑफ कोर्स, और वो बेट हारने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं बाबसी, जो आपकी अपने फ्रेंड यार के साथ। सही में यार, सच दीज जस्ट वर्ल्ड कप थिंग्स, मतलब क्या बोलूं। ओके, तो ये थे हमारे वीक 2 के थॉट्स और आगे के प्रेडिक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वीडियो। मेरे साथ है बाबशीष। बाबशीष, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बता दीजिए, और आप बाकी के जो शोज वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में बता दीजिए, ताकि हमारे व्यूअर्स वो भी फॉलो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, द क्रिकेट बाबा शो जो क्रिकॉन्ग ऐप पर होता है, वो शो अभी वर्ल्ड कप के टाइम पे वो चल रहा है, तो वो आप सुन सकते हैं। वहां पे फैंटेसी आपको थोड़े प्रेडिक्शंस मिलते हैं आपको, आपकी विनिंग्स जो इन मैच हो गई उसके लिए भी थोड़ा सा मैं एनालिसिस करता हूँ, और मेरी जो खुद की जो इनसाइट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, द क्रिकेट बाबा, आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और या इट शुड बी फन। ओके, तो ये थी हमारी एनालिसिस। अगर कुछ गलती हमसे हो जाए अगले वीक तक, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम भी आप जैसे ही क्रिकेट के फैंस हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, और देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है जब हम फिर ये शो करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं बिल्कुल। अगले वीडियो में।